हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th के टॉपिक वेक्टर को फिर आगे बढ़ाते हुए एक उसका नया कॉन्सेप्ट या उसका अगला कॉन्सेप्ट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के साथ आपके सामने है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि उसको दो पार्ट में तोड़ना। अब वो दो पार्ट में तोड़ने की क्या शर्त होती है या वो कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग इस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक के अंदर में करेंगे। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है, एक ये दूसरा वेक्टर है। हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम बनाया और पैरेललोग्राम बनाकर इन दो वेक्टर्स, मान लीजिए कि यहाँ लिखा वेक्टर ए और यहाँ लिखा वेक्टर बी, तो इन दो वेक्टर्स का हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया। ये रिजल्टेंट निकल गया था, जिसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने समझ लिया था कि वेक्टर आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब इसके आगे जो है हमको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये पढ़ना है, ये दो वेक्टर को ऐड करना था। रेजोल्यूशन का मतलब है कि एक किसी गिवन वेक्टर को तोड़ना। गिवन वेक्टर को तोड़ना कि मतलब ये कि मान लीजिए हमको ये एक रिजल्टेंट वाला जो वेक्टर है हम वही ले लेते हैं, उसी वेक्टर को हम ब्रेक करना चाहते हैं। लेकिन ब्रेक करने में रेजोल्यूशन यानी कि कंपोनेंट्स निकालने का एक कंडीशन है कि दो ऐसे वेक्टर फाइंड आउट करना जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि दो ऐसे वेक्टर फाइंड आउट करना जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और जिनका रिजल्टेंट वो गिवन वेक्टर हो। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब हम एक बार आपको फिर रिपीट करना चाहते हैं कि दो ऐसे वेक्टर जिनका कंपोनेंट वो गिवन वेक्टर है, रिजल्टेंट वो गिवन वेक्टर है जिसको कि हम रिजॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि मान लीजिए कि हमको यहाँ पे एक वेक्टर दे दिया गया और ये बोला गया कि इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है। यहाँ दो वेक्टर दिए गए जिसका कि रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर होगा। मतलब ये हुआ कि हम यहां से अगर देखें तो एक वेक्टर ऐसा और दूसरा वेक्टर ऐसा, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर आर। अगर हमको शुरुआत में ही ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया होता तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये वेक्टर आर आता अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट ये वेक्टर आर आता, लेकिन हमको यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी नहीं पता है। हम यही निकालने वाले हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी। हाँ, हमको पता क्या है कि ये वेक्टर आर है, बस इतना मालूम है। तो कंपोनेंट निकालने का मतलब या रिजॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हम दो ऐसे वेक्टर फाइंड आउट करेंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और जिनका रिजल्टेंट ये हमारा गिवन वेक्टर होगा, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इनका रिजल्टेंट ये गिवन वेक्टर है हमारा वेक्टर आर। यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है या इसका मतलब क्या है, ये मैं लिख देता हूं कि टू फाइंड टू perpendicular vectors, to find perpendicular vectors which have a resultant the given vector, यानी कि दो वेक्टर जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और उनका रिजल्टेंट ये
गिवन वेक्टर होगा। जैसे और हम इसको फिगर से क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई वेक्टर इस तरह से दे दिया गया और इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हमको फाइंड आउट करने हैं। तो एक वेक्टर हम ऐसे ले लें और दूसरा वेक्टर ऐसे ले लें। ये वाला हमारा पहला वेक्टर हो गया, वेक्टर ए, और ये दूसरा वेक्टर हो गया वेक्टर बी, और ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर है। ट्रायंगल लॉ आप लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले वेक्टर के हेड से हमने दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ा है और हमको ये रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक मिला हुआ है। तो यानी कि इस रिजल्टेंट वाले वेक्टर के दो कंपोनेंट्स ये वेक्टर ए और वेक्टर बी कहलाते हैं। ये है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसमें हम क्या निकालने वाले होते हैं। अब कैसे निकालते हैं इस पर आते हैं। कैसे निकालने के लिए आप ये देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है कुछ इस तरह से। ये है हमारे पास वेक्टर ए और ये बोला गया है कि इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, यानी कि इसके दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। और कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने का मतलब है कि दो ऐसे वेक्टर फाइंड आउट करने हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये गिवन वेक्टर ए होगा। आई रिपीट कि हमको दो ऐसे परपेंडिकुलर वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर होगा और वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसे वेक्टर ड्रॉ किया और एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ किया। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए और इसका रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर मिल गया। अभी ऐसा हम लोगों ने देख लिया था। अब हम ये मानते हैं कि जो ये दो कंपोनेंट्स हैं उसमें किसी भी एक कंपोनेंट के साथ, ये जो दो कंपोनेंट इसके दिख रहे हैं इसमें किसी भी एक कंपोनेंट के साथ हमारा गिवन वेक्टर जिसको कि हम रिजॉल्व करने वाले हैं वो थीटा का एंगल बना रहा है। हमने ये माना कि ये वेक्टर ए है, स्मॉल ए, ये वेक्टर बी है। ये हमारा कैपिटल ए वेक्टर जो है वो स्मॉल ए वेक्टर के साथ थीटा के एंगल पर है। तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और हमको जो वो कंपोनेंट्स मिलेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में ही मिलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ये थीटा बन रहा है तो वेक्टर स्मॉल बी जो है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा और वेक्टर ए स्मॉल ए ये बेस का काम करेगा। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा यूज करें तो cos थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, दिस बाई हाइपोटेनस। इट मींस ए बाई कैपिटल ए बाई कैपिटल ए, यानी कि हम अगर स्मॉल ए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दैट इज द ए cos थीटा। ये हमको एक कंपोनेंट मिला इन टर्म्स ऑफ द गिवन वेक्टर एंड एंगल थीटा। सिमिलरली अगर हम वेक्टर स्मॉल बी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी हैव टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin थीटा, और sin थीटा के लिए हम लिख सकते हैं b अपॉन कैपिटल ए, b अपॉन कैपिटल ए। यहां से हमको स्मॉल b इक्वल टू मिलेगा a sin थीटा। तो हमारे दो कंपोनेंट हो गए, एक हुआ a cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हुआ a sin थीटा। और ये दोनों वेक्टर यानी कि a cos थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड a cos थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड a sin थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। आप देख लीजिए कि अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ तो हमको रिजल्टेंट मिल भी जाना चाहिए। बात पलटते हैं का मतलब ये है कि हम एक दूसरे तरीके से इसको डील करेंगे
कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक a cos थीटा का मैग्नीट्यूड का वेक्टर है और एक a sin थीटा के मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। और मैंने ये कहा था कि कंपोनेंट निकालने का मतलब ये होता है कि हम ऐसे दो वेक्टर फाइंड आउट करेंगे जिनका रिजल्टेंट हमको ये गिवन वेक्टर मिलेगा। तो रिजल्टेंट गिवन वेक्टर मिलता है कि नहीं मिलता है, चलिए ये बात चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, तो हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर स्मॉल a और इसको लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर स्मॉल b। तो हमारे पास ये दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हमारे पास है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास इस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाना चाहिए। तो लेट अस चेक। तो अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर a और प्लस वेक्टर b का, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का, तो हम वेक्टर लॉ यूज करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और ये बात हमारी आएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेक्टर a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां से आप देखिए स्मॉल a का जो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है यहाँ पे, उसकी वैल्यू है a cos थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ कर लिया a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको कर लिया a sin थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा, 2a की जगह a sin थीटा, a cos थीटा और इनटू cos 90 डिग्री, चूंकि ये वेक्टर a और वेक्टर b 90 डिग्री पर है तो cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो हमारा ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, यानी हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, a स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई है इसकी वैल्यू 1 होती है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट क्या आया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, मतलब हुआ a। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। यानी कि जो बात हमने ये बोली थी कि हमको दो ऐसे वेक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनका रिजल्टेंट हमको गिवन वेक्टर के इक्वल मिल जाए, वो मिल गया। खैर ये बात तो मैथमेटिकल है, ये बात हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अब अचानक से हमको अगर कोई वेक्टर दिया जाए और बोला जाए कि उसके कंपोनेंट फाइंड आउट करिए या उसको रिजॉल्व करिए, तो कैसे करना है। तो इतनी लंबी चौड़ी ज्योमेट्री वहां पे लगा के, दैट इज द टाइम किलिंग कॉन्सेप्ट। हालांकि हमको रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर लेना है, रिजल्ट कैसे आया ये बात हम समझ गए हैं। अब रिजल्ट का डायरेक्ट यूज कैसे करना है आप ये देखिए। अभी हम लोगों ने जो फिगर बनाया था वो ये था कि हमारे पास एक वेक्टर ये है, इसका एक कंपोनेंट ये वाला आया और एक दूसरा कंपोनेंट ये वाला आया। ये अगर वेक्टर a था और थीटा इसके साथ बन रहा था, यानी कि इस बेस वाले कंपोनेंट के साथ थीटा बन रहा था, तो हम लोगों ने इसको लिखा था a cos थीटा और इसको लिखा था a sin थीटा। यही कैलकुलेट करके हम लोगों ने निकाला था। इसका मतलब ये है कि हम इस बात को डायरेक्टली कैसे यूज करते हैं कि हमारा गिवन वेक्टर जिसको कि रिजॉल्व करने वाले हैं, वो जिसके साथ भी थीटा बनाएगा उसके साथ cos वाला कंपोनेंट लिखेंगे और दूसरे वाले को sin थीटा का कंपोनेंट कर देंगे। देखिए कैसे। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसे वेक्टर दे दिया गया, ये बिल्कुल वर्टिकल है और ये बोला गया कि इसके दो कंपोनेंट फाइंड आउट करिए या इसको रिजॉल्व करिए। तो मतलब क्या है कि हमको दो वेक्टर निकालना है, वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए और उन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला आना चाहिए। क्या करना है हमको, एक बार फिर सुनिए कि हमको दो ऐसे वेक्टर निकालने हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर होंगे और उन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर आएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक कंपोनेंट हम लोगों ने ऐसे दिया
और दूसरा कंपोनेंट ऐसे ले लिया। अब अगर हम इसको एक पैरेललोग्राम बनाना चाहें तो कुछ ऐसे बन जाएगा। एग्जैक्ट पैरेललोग्राम यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा सा इसको और छोटा रखते हैं, तो यहाँ से एक पैरेललोग्राम ये बन जाता और यहाँ से एक ये लाइन बन जाती, एक पैरेललोग्राम बन जाता, ये रिजल्टेंट हमको मिल जाता। यानी कि एक वेक्टर हमको ये मिला कंपोनेंट के तौर पे, ये हमारा मेन वेक्टर है। ये जो मोटी लाइन से मैंने दिखाया है ये हमारा मेन वेक्टर हुआ, इसका एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये वाला है, और ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये कंपोनेंट वाले आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब हमने कहा कि यहां से एंगल बन रहा है थीटा एंड दिस इज एक्स, फॉर एग्जांपल कि द गिवन वेक्टर इज एक्स, और वो इस वाले कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो दिस कंपोनेंट इज एक्स कॉस थीटा एंड दिस इज एक्स साइन थीटा। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है और इसके कंपोनेंट तोड़ने हैं, तो एक ये वाला कंपोनेंट हो गया, चलिए हम यहाँ पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगाते हैं, एक ये वाला कंपोनेंट हो गया। अब अगर हमने बोला कि यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है, तो यानी कि अगर हम इसको बोलते हैं t, तो दिस वेक्टर इज t cos थीटा एंड दिस वेक्टर इज t sin थीटा। इस तरह से हम लोग इसका कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। थोड़ा एप्लीकेशन पे आते हैं, हम अगर इसका एप्लीकेशन भी समझ पाएंगे तो हमको और बात क्लियर हो जाएगी कि ये कंपोनेंट तोड़ने का क्या मतलब है। जैसे हम लोगों ने क्लास 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि वर्क पावर एंड एनर्जी वाले चैप्टर में, कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं ऐसे F। इस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, और ये हमारा फोर्स जो है वो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा का एंगल बनाते हुए लगाया जा रहा है, बिल्कुल इसके प्लेन के थीटा एंगल बनाते हुए ये फोर्स F लगाया जा रहा है। और अगर ये हमारी बॉडी या ये हमारा ऑब्जेक्ट यहां पहुंचता है एक S डिस्प्लेसमेंट के बाद, तो हम यहाँ पे जब वर्क निकालते थे तो वर्क इज इक्वल टू लिखा जाता है F इंटू S और इंटू कॉस थीटा, F S कॉस थीटा। अब बात यहाँ पे ये पैदा होती है कि भाई ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वर्क होता है, हमारा वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए फोर्स लगाया F, डिस्प्लेसमेंट हुआ S, तो ये cos थीटा का क्या चक्कर है भाई, cos थीटा क्यों आ गया या इसको क्यों ले आए। तो ये जो इंक्लाइन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, ये पूरा का पूरा फोर्स इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां डिस्प्लेस करने में अपना रोल प्ले नहीं करता है। हमको ये लग रहा होगा कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं वो सारा फोर्स इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके आया है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि फोर्स अपना इफेक्ट उधर ही दिखाएगा जिधर उसको अप्लाई किया गया है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया है उसका प्रभाव भी उसी डायरेक्शन में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ हमने फोर्स को अप्लाई किया इधर, और इसका प्रभाव जो हमको दिखा वो दिख रहा है इस डायरेक्शन में, प्रभाव दिख रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स अप्लाई हो रहा है इस थीटा के एंगल पर। तो इसका मतलब है कि इस फोर्स का कोई कंपोनेंट है जो उसको यहां तक ले आया है, बाकी कहीं और किसी और काम में यूटिलाइज हो गया है, बाकी किसी और काम में यूटिलाइज हो गया है। इसका कोई एक कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके आ रहा है। तो आप ये देखिए, अभी मैंने बताया कि हमारा गिवन वेक्टर जो है वो जिसके साथ थीटा का एंगल बनाता है उसके साथ हम लोग कॉस वाला कंपोनेंट यूज करते हैं। तो हमारा ये वेक्टर इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा का एंगल बना रहा है, तो दिस कंपोनेंट इज F cos थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट ऐसे रहा होगा, ये होगा F sin थीटा।
अब हमारे पास एक फोर्स नहीं बल्कि उसकी जगह पे दो फोर्स यूज हो रहे हैं। ये एफ अब हम हटा देते हैं क्योंकि हमने उसका कंपोनेंट ब्रेक कर लिया है। जैसे आपने देखा होगा कि वो ब्लड डोनेशन जब हम करते हैं ना, तो ब्लड डोनेशन में प्लाज्मा अलग निकालते हैं, हीमोग्लोबिन अलग निकालते हैं, और भी जो भी उसके बायोलॉजिकल फैक्टर है उसको 2 या 3 पार्ट में ब्रेक किया जाता है। पहले के समय में अगर किसी को हम ब्लड डोनेट करते थे तो वो पूरा ब्लड उसको चढ़ाया जाता था, लेकिन अभी का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में हम ब्लड के कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। और अगर किसी पेशेंट को सिर्फ प्लाज्मा की जरूरत है तो नो नीड टू गिव हिम द हीमोग्लोबिन, उसको हीमोग्लोबिन नहीं देते, उसको सिर्फ प्लाज्मा दे देते हैं। अगर किसी को हीमोग्लोबिन की जरूरत है तो उसको प्लाज्मा नहीं देते हैं। उसी तरह से हमने इस फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक किए। आप यूं मान लीजिए कि ये हमारा पूरा ब्लड है और ये हीमोग्लोबिन है, ये प्लाज्मा है, तो हीमोग्लोबिन इसको यहां से यहां लेके आया। आई होप इट इज क्लियर कि F cos थीटा एंड F sin थीटा आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस गिवन वेक्टर, और इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां डिस्प्लेस करने में F sin थीटा का कोई रोल नहीं है, बिकॉज F sin थीटा इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज हॉरिजॉन्टल, सो नो रोल ऑफ F sin थीटा टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर। F sin थीटा का कोई रोल नहीं है, यानी कि द एक्चुअल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट टू डिस्प्लेस इट इज F cos थीटा। इसीलिए हम लोगों ने अब वर्क की जो बात लिखी जाती है वो लिखा जाता है फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे फोर्स कितना लग रहा है, F cos थीटा। F cos थीटा ही इसको यहां से यहां लेके आ रहा है। एक एग्जांपल हम लोगों ने समझा कि why this work is written as Fs cos theta, F cos theta into displacement S। एक ये बात हो गई कि वेक्टर का कंपोनेंट हम लोग निकालकर कैसे यूटिलाइज करते हैं इन द फिजिक्स। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट या सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हमारा ये है कि एक बहुत कॉमन सा सवाल पूछा जाता है कि व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। ये बात भी आप समझिए। किसी भी चीज को खींचना उसको धकेलने से ज्यादा आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक टेबल पड़ा हुआ है और उस टेबल को हम एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो उसको खींचना जो है वो उसको पुश करके डिस्प्लेस करने से ज्यादा इजी है। रीजन क्या है वो देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई पत्थर का टुकड़ा है, ऐसे रैंडम ले लिया और इसको हम पुल करना चाहते हैं या पुश करना चाहते हैं। हम दोनों ऑप्शन देखते हैं। ये पत्थर ले लिया, हम इसको एक फिगर में पुलिंग से और एक फिगर में पुशिंग से दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमने इसको धक्का देना शुरू किया, तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी पत्थर को या किसी चीज को धक्का देते हैं तो ऐसे इंक्लाइन फोर्स लगाते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधा तो लगाने का कोई मौका नहीं बनता है। ज्यादातर फोर्सेज या तो ऐसे इंक्लाइन लगते हैं या ऐसे इंक्लाइन लगते हैं। तो मान लीजिए कि इस पत्थर को हम डिस्प्लेस करने के लिए इस तरह से एक फोर्स लगाए। अब ये फोर्स जो है, मान लो कि यहाँ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट इसके ब्रेक किए जाएंगे तो ऐसे ब्रेक होके आएगा। और अगर हम इस पर इसको पुल कर रहे हैं, कुछ इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। अब इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्स दिखाते हैं अभी हम। मान लीजिए कि यहाँ ये वर्टिकल से थीटा डिग्री का एंगल बना के ये फोर्स लगाया जा रहा है और यहाँ भी ये वर्टिकल से थीटा डिग्री का एंगल बना के फोर्स लगाया जा रहा है। ये थीटा आप ध्यान रखिएगा, हमने दोनों फिगर में इन द केस ऑफ पुलिंग एंड इन केस ऑफ पुशिंग, ये पुल करने का केस है और ये पुश करने का केस है। हमने दोनों केस में थीटा जो है वो वर्टिकल के साथ एंगल बनाते हुए लगाया है। तो जब इसका कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे, ये F है, तो ये कंपोनेंट आएगा F cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट आएगा F sin थीटा।
हम यहाँ भी थीटा बना सकते थे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमको किसी भी एक डायरेक्शन से, इधर हॉरिजॉन्टल से और द वर्टिकल से थीटा एंगल बनाना है। यहाँ पे हमने देखा तो ये होगा एफ कॉस थीटा और ये होगा एफ साइन थीटा। अब आप देखिए कि इस ऑब्जेक्ट को, इसका फोर्स नीचे लग रहा है mg, यहां भी इसका फोर्स नीचे लग रहा है mg। अब ये एफ कोस थीटा और ये mg इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दो फोर्स हैं जो कि उसके वेट को बढ़ा देंगे। ये एफ कोस थीटा इस mg की हेल्प कर रहा है, उसके डायरेक्शन में है। तो ये जब आप इस तरह से धक्का देके किसी चीज को बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पे क्या होगा, ये एफ कोस थीटा इस mg के इफेक्ट को और इंक्रीज कराएगा, यानी कि वो बॉडी जो है और भारी फील होने लगेगी, बिकॉज देयर आर टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो उसको धक्का देना थोड़ा टफ पड़ने लगेगा। यहाँ पे क्या है कि ये एफ कॉस थीटा का फोर्स जो है वो इस mg के इफेक्ट को थोड़ा कम करेगा, ये उसको थोड़ा ऊपर की तरफ टांग के चलाने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ खिंचा हुआ होगा। तो हमको खिसकाना जो है वो, चूंकि थोड़ा ये हल्का हो जाएगा, हल्का फील होगा, हल्का हो नहीं जाएगा, हल्का फील होगा, बिकॉज देयर इज सम रिड्यूसिंग फोर्स एफ कॉस थीटा अगेंस्ट दिस mg। और यहाँ पे mg और cos थीटा एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला कंपोनेंट और mg एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इसको भारी बनाएगा और ये इसको और हल्का बनाएगा, तो खींचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि पुलिंग इज बेटर देन पुशिंग। ये सारा खेल जो है वो वेक्टर के रेजोल्यूशन का ही है। ये बात हमको दिख रही होगी कि पुलिंग इज बेटर देन पुशिंग। इस बात को हम किसके थ्रू एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, वेक्टर के रेजोल्यूशन के थ्रू। और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं कि वो हम लोग फोर्स के कंपोनेंट्स को कैसे ब्रेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक झूला टांग रखा है और हमारा झूला जो है वो इस पोजीशन पर इनिशियली टंगा हुआ था, ऐसे कुछ वो डोली वाला झूला है, और इसको हम लोगों ने यहां तक डिस्प्लेस किया हुआ है, ऐसे यहां तक डिस्प्लेस किया हुआ है। ये इसके साथ थीटा का एंगल बना रहा है, तो इसमें इसका वेट जो है वो mg नीचे काम कर रहा होगा, और यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा झूला रुका हुआ है, इसका वेट mg नीचे काम कर रहा होगा, या यहाँ से ये चल भी रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस जो ये रस्सी इस झूले को होल्ड करके रखे हुए है, इसमें टेंशन जो है ये इधर ऊपर की तरफ लगता है। तो इस टेंशन के हम लोग कंपोनेंट्स को निकालना चाहेंगे। इस टेंशन का एक कंपोनेंट जो है वो कुछ ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट हुआ। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जब ये टेंशन का वेक्टर इसके साथ थीटा बनाने लगा तो इट मींस कि दिस कंपोनेंट इज t cos थीटा। क्योंकि मैंने ये बताया है कि जो भी कंपोनेंट थीटा का एंगल बना रहा है वो cos वाला कंपोनेंट होता है, तो ये t cos थीटा हो गया और इधर वाला कंपोनेंट t sin थीटा हो गया। इस तरह से हम लोग इस केस में वेक्टर ब्रेक करते हैं। पुली के केस में, किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करने के केस में, टेंशन के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के केस में, मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के केस में, there are so many places where we can apply the concept resolution of vector. Thank you, and that's all for today.